हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द 60 ऑफ पंजाब एंड सत श्री अकाल टू एवरीवन। तो आज के सेशन में हम 2020 का पीएस टेट का पेपर लेंगे और पता है प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग ज्योग्राफी का लेंगे। और ज्योग्राफी के 2020 में जो सोशल साइंस में मैंने सोशल स्टडीज में जो आपके पेपर आए हैं, ज्योग्राफी में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, एक तरह हम सीरीज में कर रहे हैं। 2016 भी कर लिया, 17 भी करा, 19 का पेपर नहीं हुआ है, सीधे डायरेक्टली 20 में हुआ है। तो इसलिए हम 2020 का पेपर लेंगे और डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी जुड़े हैं, सत श्री अकाल टू एवरीवन। आइए पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन के क्या क्या टाइप हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। किस कंट्री को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड का नाम गया है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तभी आप इसका करेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं। इसका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है कि ब्रेड बास्केट का मतलब क्या होता है कि गेहूं की खेती हमेशा ग्रासलैंड में, वर्ल्ड के जो ग्रासलैंड है वहीं पर सबसे ज्यादा गेहूं की खेती होती है कि बहुत ही फर्टाइल है। और यहां ऑप्शन में अमेरिका आ रहा है, इसका मतलब कि अमेरिका में जो ग्रासलैंड मिलता है उसका नाम है प्रेरीज। प्रेरीज जो यूएस और कनाडा में मिलता है। और यहां पर गेहूं की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है, इसलिए इसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। बहुत से कॉन्टिनेंट में भी ग्रासलैंड मिलते हैं, जैसे आपने देखेंगे जो भी ग्रासलैंड होगा बहुत ही फर्टाइल होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए ऑस्ट्रेलिया, जैसे डाउन्स मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, यहां भी खेती गेहूं की ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स में सबसे इंपॉर्टेंट खेती ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स। फिर आपको ग्रासलैंड मिलेंगे, जैसे कि आप देखेंगे यूक्रेन में जो ग्रासलैंड मिलेंगे, यूक्रेन में उसको स्टैपिस कहते हैं, यहां भी गेहूं की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है। पुस्टास आप देखेंगे, पुस्टास या हंगरी में, इसको भी ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यहां भी बहुत ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन। और फिर देखेंगे पाम्पास अर्जेंटीना में मिलेंगे, यहां भी गेहूं का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन अर्जेंटीना में। और साउथ अफ्रीका का वेल्ड, साउथ अफ्रीका में। तो इस ऑप्शन में देखेंगे तो इंडिया, फ्रांस और इंग्लैंड में कहीं भी ग्रासलैंड नहीं मिलते हैं। जो ग्रासलैंड वाले मेन कंट्री होंगे यूएस और कनाडा होंगे, ऑस्ट्रेलिया होगा जहां डाउन्स मिलेंगे, यूक्रेन जहां पर स्टैपिस मिलेंगे, पुस्टास हंगरी में मिलेंगे, और पाम्पास अर्जेंटीना में, और वेल्ड साउथ अफ्रीका में। तो इन सारे ग्रासलैंड में गेहूं की खेती होती है और इन सारे ग्रासलैंड को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कर एक्जैक्टली सी होगा कि यूक्रेन में जो अमेरिका में जो ग्रासलैंड मिलेगा वो प्रेरीज का मैदान होते हैं, जो यूएस और कनाडा में उनका ज्यादा विस्तार है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमर्शियल क्रॉप। अब यहां कॉन्सेप्ट कॉमर्शियल क्रॉप, इसको कैश क्रॉप भी हम लोग कहते हैं, कैश क्रॉप ही कहते हैं। तो कॉमर्शियल क्रॉप का मतलब होता है कि हम खाने की जगह एक तरह से बेचने के लिए ज्यादा यूज करते हैं। माने जो कैश क्रॉप का मतलब ही होता है कि जिसका ज्यादा हम लोग बेचने के लिए ज्यादा यूज करते हैं। जैसे राइस का प्रोडक्शन करें तो हम खा भी रहे हैं और उसको थोड़ा बच जा रहा है तब बेच रहे हैं। बाकी यहाँ पर तो टोटली एक तरह से कॉमर्शियल क्रॉप का मतलब कि पूरा का पूरा बेचने के लिए इसको हम ग्रो कर रहे हैं। तो इस ऑप्शन में राइट होगा कॉटन। कॉटन इज करेक्ट। जैसे कॉटन होगा, कैश क्रॉप में आप याद रखिएगा शुगर कैन होगा, कॉटन होगा, जूट होगा, ये सारे एक तरह से कॉमर्शियल पर्पस के लिए इन क्रॉप्स का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। तो 2 का सी मिलाइए, 2 का सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीएस टेट 2020 में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो लोग अभी भी जुड़े हैं याद रखिएगा, आप प्रीवियस ईयर पेपर हमारा देख सकते हैं जिसमें हम डिस्कशन 2016 में क्या पूछे गए, 2017 में क्या पूछे गए, 2015 में क्या पूछे गए, ये सारे हमने डिस्कस किया है। आज जो हम सेशन 2020 का पीएस टेट का डिस्कस कर रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, खरीफ क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन। अब यहां मंथ पूछा गया है, तो खरीफ का मतलब क्या होता है। खरीफ का मतलब आप समझिए कि देखिए यहां पर खरीफ जो क्रॉप्स होगा, तो खरीफ क्रॉप जो होता है हमेशा जिसकी खेती होगी रेनी सीजन्स में, रेनी सीजन्स में जिसकी भी खेती होगी खरीफ सीजन। और भारत में रेनी सीजन का जो मंथ होता है वो जून से सितंबर तक भारत में बारिश होती है। 1 जून को मानसून की हवा केरल में पहुंचती है और सितंबर में मानसून की हवा भारत को छोड़ के लौटना स्टार्ट कर देती है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा जहां भी देखिए सितंबर अक्टूबर, ऑप्शन में आपका दिया है फरवरी मार्च, इसमें राइट आंसर होगा जुलाई और अगस्त। क्योंकि भारत में 2 मंथ, पंजाब में क्या है कि जुलाई और अगस्त में ही बारिश होती है। पंजाब में क्या होगा, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जुलाई और अगस्त के मंथ में ही हेवी रेनफॉल होता है और जिस मानसून से बारिश होती है उसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं।
तो खरीफ का याद रखिएगा जून से सितंबर का टाइम है, और रबी का याद रखिएगा, रबी का मतलब है जिसकी खेती विंटर सीजन में होती है, दैट मीन्स को उसका टाइम अक्टूबर से मार्च तक है। और जायद अप्रैल और जून में जिसकी खेती होगी जायद होगा। थोड़ा एग्जांपल भी देख ले आप, जैसे हम लोग नॉर्दर्न इंडिया, जैसे पंजाब एक तरह से नॉर्दर्न इंडिया में आता है, तो नॉर्दर्न स्टेट में देखिए खरीफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आपका राइस है, पानी चाहिए, कॉटन को भी पानी चाहिए, बाजरा को भी चाहिए और मेज को भी चाहिए। रबी विंटर से व्हीट लगाते हैं हम, सबसे अधिक मस्टर्ड लगाते हैं, पंजाब में आपको मिलेंगे व्हीट मस्टर्ड। और जायद में आपको वेजिटेबल्स मिलेंगे, और फ्रूट में जायद क्रॉप्स में मस्क मिलन मिलेंगे, मक्स मिलन, वाटरमिलन, तो ये सारे के सारे जायद क्रॉप्स हैं। तो खरीफ क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन बिटवीन जुलाई एंड अगस्त, तो करेक्ट आंसर होगा। और रबी क्रॉप्स पूछ देगा तो बताइएगा अक्टूबर टू मार्च, और जायद क्रॉप पूछ दे तो अप्रैल टू जून बताइएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर्स भी देख लिया, और इसके साथ क्वेश्चंस भी क्या आ सकते हैं रिपीटेड में, वो भी डिस्कस कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 4, द लेटराइट सॉइल इज डेवलप इन एरिया विथ। अब यहां पर लेटराइट सॉइल आप देखिए, ये जो इलाका आपको दिख रहा है, ये वाला इलाका है, ये सारा भारत में लेटराइट सॉइल का है, ये लेटराइट सॉइल का है। तो लेटराइट सॉइल वहां पर मिलेगा जहां पर हाई टेम्परेचर भी हो, हेवी रेनफॉल भी हो। तो डी इज द करेक्ट आंसर, 4 का डी होगा। तो लेटराइट सॉइल वहां पर मिलेगा जहां पर हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में मिलेगा आपको, वेस्टर्न घाट, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी मिलेंगे, खासकर मेघालय का प्लेटू। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट और वेस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा बारिश होती है, और जहां भी बारिश बहुत ज्यादा होगी वहां पर टेम्परेचर भी बहुत हाई होगा, और क्योंकि आसमान साफ होगा तो टेम्परेचर अर्थ के ऊपर आएगा, आसमान भी एकदम साफ होगा, इसलिए टेम्परेचर हाई होगा और हेवी रेनफॉल होगा। तो वहां पर लेटराइट सॉइल मिलेगा। और लेटराइट सॉइल ये जो हमने रेड किया है, जहां जहां ये देखिए, ये सारा एरिया लेटराइट सॉइल का है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल होता है। दूसरा इसी के साथ बताया कि लेटराइट सॉइल में सबसे बेस्ट क्रॉप, अगर पूछे कि सबसे बेस्ट क्रॉप लेटराइट सॉइल में कौन सा ग्रो हो सकता है, तो काजू, कैसवनट। तो काजू की सबसे अधिक खेती आपकी लेटराइट सॉइल में होगी। और लेटराइट सॉइल का मैक्सिमम जो यूजेस अगर आप एग्जाम में पूछ दे तो सबसे ज्यादा ब्रिक्स बनाने में, ईंट के वो बनाने में सबसे ज्यादा लेटराइट सॉइल का यूज किया जाता है, मेकिंग ऑफ ब्रिक्स। तो सारे इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा लेटराइट सॉइल वहां भी मिलेगा जहां पर हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल हो। और इसका सबसे ज्यादा एरिया वेस्टर्न घाट केरल स्टेट में है, और इसके लिए बेस्ट क्रॉप होगा काजू, कैसवनट, और इसका मैक्सिमम यूज होगा आपका मेकिंग ऑफ ब्रिक्स। तो ईंट बनाने में इसका मैक्सिमम यूज किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आते, देयर इज अ डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू। अब कहते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। कहते हैं देयर इज अ ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू, द राइट आंसर इज डिफरेंट इन लैटिट्यूड। जैसे ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो लाइन खींचा गया है, ऐसे जो पैरेलल लाइन खींचा गया है, इनको लाइन ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। अगर मानते हैं कि सन अगर इधर है तो ज्यादा इधर आएगा, यहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, सन यहां पर है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो कहीं भी डिफरेंस, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट का डिफरेंट होने का मतलब है कि हमेशा डिफरेंट इन लैटिट्यूड, सन कितनी डिग्री लैटिट्यूड पर चमक रहा है ये डिसाइड होगा डिफरेंस इन लैटिट्यूड से, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। द राइट आंसर इज 5 का डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 6, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिसुला, सबसे बड़ा पेनिसुला कौन सा है। ऑप्शन है इंडिया, अरेबिया, साउथ अफ्रीका, बोथ ए एंड बी। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है। तो सबसे पहले हमने समझे कि पेनिसुला होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिसुला। अब इसके मीनिंग को अगर समझ जाएंगे तो पेनिसुला समझ जाएंगे, जैसे ये है भारत का इलाका, तो जिसके 3 साइड वाटर है उसको पेनिसुला कहते हैं। तो किसी के भी 3 साइड अगर वाटर्स है, 3 साइड्स वाटर्स, किसी के भी 3 साइड वाटर्स है, उसका मतलब वो पेनिसुला होता है। तो पूछता कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिसुला कौन सा है, तो बताइए अरेबिया का पेनिसुला है, अरेबिया का पेनिसुला। और भारत का भी पेनिसुला है जिसका नाम है पेनिसुलर प्लेटूस,
पेनिसुलर प्लेटूज को भारत का पेनिसुलर प्लेटूज है, जिसके 3 साइड वाटर्स है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन। बाकी वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिसुला जिसके 3 साइड वाटर है उसका नाम है अरेबियन पेनिसुला। तो यहां पर ऑप्शन इज 6 का सी, अरेबिया का पेनिसुला इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिसुला। और इसी में समझना है कि अगर पूछे आइलैंड क्या होता है, तो आइलैंड का मतलब जिसके चारों तरफ पानी हो। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड याद रखिएगा ग्रीनलैंड है, इसी के साथ समझ लीजिए। तो पेनिसुला में क्या होगा, 3 साइड वाटर होगा, और आइलैंड में क्या होगा, जिसके चारों तरफ पानी हो। तो जिसके चारों तरफ पानी होगा वो आइलैंड होगा, और जिसके एक 3 साइड वाटर्स होगा वो होगा पेनिसुला। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिसुला है, उसका नाम है अरेबिया का पेनिसुला। अरेबिया का पेनिसुला इज द करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 7 आइए। द पासेस लिंक द श्रीनगर टू लेह। अब यहां पर आपने समझना है कि पासेस का, यहां पर थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। पासेस का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो दो माउंटेन में, अगर माउंटेन है कोई, जैसे माउंटेन है, ये माउंटेन है, तो एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन आप पासेस के थ्रू ही जाते हैं। तो पासेस के सारे रोडवेज होते हैं। तो यहां पर कौन सा पासेस है जो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। जैसे ये आपका श्रीनगर है, और श्रीनगर को लेह से जो पास कनेक्ट करता है उसका नाम है जोजिला पास। तो याद रखिएगा, जोजिला पास इज द करेक्ट आंसर। रोहतांग पास किस लिए फेमस है, ये अटल टनल के लिए बहुत फेमस है। अटल टनल है इसमें, और ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में ये कुल्लू को एक तरह से लाहौल स्पीति से, लाहौल से कनेक्ट करता है ये रोहतांग पास, और इसके अंदर अटल टनल है। और जोजिला पास श्रीनगर को लेह से। जो नाथुला पास है सिक्किम में है। और मुझे जरूर आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा कि माना पास कहां पर है और किसको कनेक्ट करता है। माना पास, ये आपके लिए होमवर्क होगा। 3 मैंने एक्सप्लेन कर दिया, रोहतांग पास अटल टनल के लिए। जोजिला पास, अगर जोजिला पास के बारे में यहां से पूछ ले किस माउंटेन रेंज में है, तो बता दीजिएगा पीर पंजाल रेंज में है। ये पीर पंजाल रेंज में है। कभी कल माउंटेन रेंज में। माना पास मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नाथुला बता दिया सिक्किम में है, सिक्किम को कनेक्ट करता है तिब्बत से, सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है, और ग्रेटर हिमालय में नाथुला पास है। तो ये इंपॉर्टेंट पासेस के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 पूछे गए हैं आपके। आइए क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर नॉट क्रॉस बाय द टॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सा स्टेट जो है टॉपिक ऑफ कैंसर के द्वारा टच नहीं करता है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर भारत के, आपको पता है कि 8 राज्यों से क्रॉस करती है। पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत के कितने राज्यों से टॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। तो बताइए, भारत के 8 राज्यों से टॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। 8 राज्य। जो पहला राज्य है गुजरात है, गुजरात। तो पहला राज्य याद रखिए गुजरात है। दूसरा राजस्थान, ऑप्शन में गुजरात राजस्थान तो नहीं है, राजस्थान ऑप्शन में आ गया, मतलब राजस्थान से क्रॉस करता है। फिर कहता है कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, गुजरात भी ऑप्शन में नहीं है। छत्तीसगढ़, इसका मतलब छत्तीसगढ़ से क्रॉस करेगा, छत्तीसगढ़ ऑप्शन में है। फिर आए कहता है कि उसके बाद आपका क्रॉस करेगा, कहता है कि उसके बाद है छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड, झारखंड भी ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उड़ीसा से क्रॉस नहीं करेगा, उड़ीसा से क्रॉस नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, जो पहला राज्य से क्रॉस करेगा उसका नाम है गुजरात, 8 राज्यों में गुजरात। दूसरा आप बताइएगा राजस्थान, मैं एक बार बोर्ड पर लिख दूं, आपके अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। तो 8 राज्यों से टॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है भारत का। उड़ीसा स्टेट से क्रॉस नहीं करेगा। तो 8 का सी, सारे लोग याद रखिएगा, 8 का सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो कहते हैं कि कौन सा जो फैक्टर है जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को इफेक्ट नहीं करेगा। तो लोकेशन, कोई इंडस्ट्री है उसके लोकेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, वाटर्स, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, लैंड एंड पावर। ये सारे फैक्टर्स है किसी भी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए, ये सारे फैक्टर्स है। इसमें पर कैपिटा जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम, वो इंडस्ट्रीज के लोकेशन को इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल अब यहां लेते हैं, जैसे कि भारत में सबसे पहले टाटा आयरन स्टील की स्थापना 1907 में हुई। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में। अब टाटा आयरन स्टील कहां पर लगी, किस स्टेट में लगी? झारखंड में लगी। क्यों लगी? तो झारखंड से रॉ मटेरियल में उसको कोयला, वहां से आयरन मिल जाता था। पावर, डीबीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से पावर। लैंड, गवर्नमेंट ने वहां लैंड प्रोवाइड किए। कैपिटल, टाटा ने खुद पैसा लगाया यहां पर। मार्केट था कोलकाता का, यहां से कोलकाता का मार्केट। वाटर, दामोदर रिवर से, दामोदर रिवर के ट्रिब्यूटरी खारकई से। और कम्युनिकेशन में कोलकाता पोर्ट, रेलवे लाइन भी था यहां पर जो जमशेदपुर को कोलकाता से कनेक्ट करता था। तो याद किया ऐसे। तो 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी झारखंड में क्यों लगी? क्योंकि वहां पर रॉ मटेरियल था, कोयला, आयरन सब मिल गया रॉ मटेरियल में। लेबर सस्ता था, बिहार से लेबर मजदूर मिल जाते थे प्लेन से। कैपिटल, खुद टाटा ने पैसा था इन्वेस्ट किया। मार्केट, उसको पूरा एक तरह से कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ा मार्केट, बिहार का बहुत बड़ा मार्केट मिलता था। वाटर, दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी वहां से फ्लो करती थी। कम्युनिकेशन, रेलवे लाइन, ट्रांसपोर्ट में रेलवे लाइन, कम्युनिकेशंस बहुत आसान था वहां। और लैंड सरकार ने उपलब्ध करवाया। अब पावर, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से बिजली भी मिलती थी। तो ये सारे फैक्टर रोल प्ले करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिशमेंट में। आइए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ कोर। दो क्वेश्चन आपको अभी डिस्कस किया, दो क्वेश्चन आपके उसमें मंथ पूछे हैं, इसमें क्रॉप्स पूछ लिए हैं। तो खरीफ का मतलब क्या होता है? रबी का मतलब अभी डिस्कस किया कि रबी वो है जिसकी खेती हमेशा विंटर में होगी। रबी, खरीफ होगा जिसकी खेती हमेशा जो होगा रेडी सीजन्स में। अब यहां पर खरीफ पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। तो देखिए जी, खरीफ में यहां पर राइस है, इसमें वीट जो है, गेहूं की खेती हमेशा विंटर में होगी। मस्टर्ड की खेती हमेशा विंटर। मेज, मक्का जो है, मक्का के लिए पानी चाहिए। तो मक्के आप देखेंगे हमेशा वर्षा ऋतु में आपको मक्के खाने को मिलेंगे, मेज मिलेंगे। तो राइट आंसर होगा 10 का सी। तो 10 का सी इज द करेक्ट आंसर। 10 का सी मिलाइए, 10 का सी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट का प्रोडक्शन कौन सा राज्य करता है? तो बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट से हम लोग पहले बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालते हैं, एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते, यहां से हम लोग एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते निकालते हैं बॉक्साइट से। सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन जो करता है भारत में वो स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा सबसे ज्यादा बॉक्साइट का प्रोडक्शन करता है। बिहार जो है, यहां पर राइट आंसर होगा उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। तो उड़ीसा सबसे ज्यादा बॉक्साइट का प्रोडक्शन करता है, याद रखिएगा। और बॉक्साइट से हम लोग एल्युमिनियम निकालते हैं। अगर यहां पर वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का प्रोडक्शन करने में ऑस्ट्रेलिया सबसे टॉप पर है। ऑस्ट्रेलिया सबसे टॉप पर कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया सबसे टॉप पर है जो बॉक्साइट का प्रोडक्शन करता है। और बॉक्साइट से जो मिनरल हम लोग निकालते हैं उसका नाम है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम को हम लोग बॉक्साइट से निकालते हैं, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम इज बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आइए,
विच इज द लीस्ट डेंस प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? सबसे लीस्ट डेंस प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कौन सा है? डेंस का मतलब कि डेंसिटी उसका जो है लेस देन वाटर भी है। तो कौन सा प्लैनेट है, अगर क्वेश्चन है कौन सा प्लैनेट है जो वाटर पर एक तरह से फ्लोट कर सकता है, पानी पर तैर सकता है? सबसे कम डेंसिटी किसका है? मरकरी, सैटर्न, अर्थ की नेपच्यून? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे लेस डेंस। तो राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर होगा सैटर्न। सैटर्न इज द करेक्ट आंसर। तो सैटर्न का डेंसिटी जो है सबसे लेस देन वाटर है, माने पानी से भी कम है। इसके डेंसिटी का बारे में बात करें तो ये 0.8, एवरेज डेंसिटी 0.687 है और लेस देन वाटर है, पानी के ऊपर भी ये फ्लोट कर सकता है। सैटर्न के बारे में तो ये है कि लेस देन वाटर है। दूसरा, इसके बाद सबसे ज्यादा मून्स है, सैटेलाइट से सबसे ज्यादा सैटेलाइट पूछे किसके पास है, तो सैटर्न के पास है। और नेपच्यून जो है सबसे कोल्डेस्ट है और मरकरी जो है सबसे नियरेस्ट है। अर्थ, इसी के पास लाइफ है और हम लोग अर्थ पर ही रहते हैं। तो याद रखिएगा, ये सारे मरकरी के नेचर से। मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। सैटर्न है, इसके बाद सबसे सैटेलाइट है और इसका डेंसिटी लेस देन वाटर है, इसलिए पानी पर भी फ्लोट कर सकता है। अर्थ है ऐसा प्लैनेट जिसके बाद लाइफ है और नेपच्यून सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है। आइए क्वेश्चन नंबर 30। द लैंड कवर ओनली अबाउट -% टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। क्वेश्चन कहता है कि जो लैंड है, जैसे अर्थ है, तो अर्थ के कितने % एरिया पर लैंड है, कॉन्टिनेंट है? तो कॉन्टिनेंट का मतलब ये जो आप जितना भी ग्रीन देख रहे हैं वो सारे लैंड है। तो पृथ्वी के आप देखेंगे कि 29% एरिया पर लैंड है और 71% एरिया वाटर से कवर है। वाटर, पानी है 71%। लैंड का मतलब कि कॉन्टिन्यूअस मास ऑफ लैंड को हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं, कॉन्टिनेंट। और लार्ज वाटर बॉडी को ओशियंस कहते हैं हम लोग। यहां कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये आपका लैंड का पोर्शन आप देखें, ये नॉर्थ अमेरिका हमारा हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, दूसरा तीसरा कॉन्टिनेंट। ये आपका यूरोप हो गया, यूरोप। ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ये एशिया हो गया, ये ओशिनिया हो गया। तो ऐसे करके आप देखिए कि 7 कॉन्टिनेंट हमारे पास है, 7 कॉन्टिनेंट, और उनका टोटल लैंड मास जो है अर्थ का 29% एरिया को ऑक्युपाई कर रखे हैं। वाटर्स बॉडीज में आप देखेंगे कि इधर वाला इलाका पैसिफिक, इधर भी पैसिफिक ओशियंस है, ये अटलांटिक, ये आर्टिक, ये अंटार्कटिक और ये इंडियन। तो 5 हमारे पास ओशियंस है, 5 ओशियंस है, वाटर बॉडीज। और 5, 1 2 3 4 5, ये एक छूट गया, 1 2 3 4 5 6 और अंटार्कटिका 7। तो 7 हमारे पास कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है और 5 वाटर बॉडीज है और 7 कॉन्टिनेंट का जो एरिया है वो पूरे का 29% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन है क्या? क्योंकि भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, यही से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? तो भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82/30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड माना जाता है, जो भारत के बीचों बीच ये वर्टिकल ऐसे क्रॉस कर रहा है और ये भारत के
ये भारत के 5 स्टेट से क्रॉस करता है। तो अर्थ अगर ये है, ये अर्थ है, अर्थ के जो मिडिल से जो लाइन क्रॉस करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन करते जो पृथ्वी को वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, प्राइम मेरिडियन। जो प्राइम मेरिडियन है, लंदन में एक प्लेस है जिसका नाम है ग्रीनविच, और यहीं से क्रॉस करती है। इसी से आ गया जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, कॉन्सेप्ट आ गया जीएमटी का, ग्रीनविच मीन टाइम का कॉन्सेप्ट आ गया। जो हम लोग, हमारी लाइन ये है 82/2 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो जीएमटी से पूछे ग्रीनविच मीन टाइम से हमारी घड़ी कितने आगे है, तो याद रखिएगा 5 घंटा 30 मिनट हम लोग आगे हैं, अहेड है। कैसे? अगर सोचिए कि लंदन में अगर इस घड़ी पर 12 बज रहा है तो भारत में बजेगा 5:30 मिनट्स होगा, 5 बजेगा भारत में, 5 PM 5 बजेगा। अगर लंदन में 12 बज रहा है तो भारत में 5 PM 30 मिनट्स होगा, क्योंकि लंदन के जीएमटी से हम लोग 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और ये हमारा जो 82/2 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, और ये जहां से क्रॉस करता है उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मिर्जापुर। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ही हम लोग पूरे भारत में टाइम को कैलकुलेट करते हैं, और यही हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम है। तो पी स्टेट में 2020 में जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें ज्योग्राफी वाले सेक्शन से टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए वो 14 क्वेश्चन पूछे गए, और इन सारे 14 क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया आपको अच्छी तरह से, और कॉन्सेप्ट भी बता दिया है कि यही जो क्वेश्चन होगा आपका लेवल होगा। तो जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने और भी एक्सप्लेन किया, देखे। और फिर हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट मंडे को फिर आपके लिए एक फिर से प्रीवियस ईयर पेपर 2020 के बाद जो भी पेपर हुए हैं सोशल साइंस के, उनके पेपर लेके आएंगे। तब तक के लिए जो भी देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, और जय हिंद टू एवरीवन। फिर नेक्स्ट मंडे मिलते हैं फिर एक प्रीवियस ईयर पेपर के साथ विद द कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सभी लोग जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।